अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13। हम अपने 12 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और ये 4 दिन में ऑलमोस्ट हम ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे और हमारा पार्टनरशिप पैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आपका पार्टनरशिप पैक्ट 1932 का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन 3 चैप्टर्स का। तो आज हमने चैप्टर 13 जिसका नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, पहले हमने जो पार्टनर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस को डिस्कस किया। अब हम पार्टनर्स के थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हम इनमें टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। सिर्फ अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इस चैप्टर को 4 डेज में ख़त्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। इसके ICAP स्टडी टेक्स्ट के आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। साथ साथ स्टार्ट करते हैं हम अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अथॉरिटी क्या होती है? पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। ये बात हम इसके एसेंशियल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप के, कि इन सब की जो है वो म्यूचुअल एजेंसी होती है। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। तो पार्टनर्स ही बेसिकली फर्म होते हैं। फर्म का कोई अपना लीगल स्टेटस नहीं होता। तो एजेंट ऑफ द फर्म का भी यही मतलब है कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं। पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के एजेंट हैं। कोई भी फर्म पे केस कर रहा है ना, कोई फर्म के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कर रहा है या फर्म किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कर रही है, तो ये समझा जाएगा कि पार्टनर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है या पार्टनर्स कुछ कर रहे हैं। फर्म का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है जिस तरह के कंपनी का लीगल स्टेटस था। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्टनर है वो सिर्फ फर्म के बिजनेस के हवाले से फर्म का एजेंट होता है। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट किस हवाले से होते हैं? सिर्फ फर्म के बिजनेस के हवाले से, कोई और दूसरे तीसरे काम के हवाले से नहीं होते। कोई बंदा साइड पे अपना काम कर रहा है तो वो अगर कोई गलती करता है तो उस गलती के लिए पूरी फर्म कसूरवार नहीं कहलाई जा सकती, वो सिर्फ अकेला पार्टनर कसूरवार होगा। लेकिन अगर फर्म के कंडक्ट में कोई इस तरह का मिसकंडक्ट उससे हो जाता है तो वो थर्ड पार्टी पूरी की पूरी फर्म को, सब के सभी पार्टनर्स को सू कर सकती है, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो सब एक दूसरे के एजेंट्स हैं। इनको फर्म का एजेंट कहते हैं हम। वही एग्जांपल जो हमने चैप्टर 11 जब हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे थे, सेम वही एग्जांपल इधर उन्होंने डिस्कस की हुई है। Ali, Bilal and Chand are partners in a business. Daud, an outsider, deals with the firm through Ali. As between Ali and Daud, Ali is the principal, but as between Ali, Bilal and Chand, Ali is also agent of Bilal and Chand. वही बिल्कुल एजेंसी वाली जो एग्जाम्पल है जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी, सेम वही लिखी हुई है। एज सच अली, बिलाल एंड चांद कैन ऑल सू दाऊद। दाऊद कैन ऑल्सो सू अली, बिलाल एंड चांद। अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो तीनों पार्टनर्स में से कोई भी सू कर सकता है थर्ड पार्टी को। हालांकि उसने सिर्फ और सिर्फ अली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाकी दो पार्टनर्स हैं वो अली के यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में सामने आएंगे। और इसी तरह से दाऊद भी बजाय सिर्फ अली को सू करने के पूरी की पूरी फर्म को, सभी पार्टनर्स को लायबल ठहरा के उनको सू कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया हुआ है, आपकी ICAP स्टडी टेक्स्ट में एक छोटा सा बॉक्स सा बना होगा, उसमें बताया होगा कि हु इज़ एजेंट। तो तीनों के नाम लिखे होंगे, अली, बिलाल एंड चांद आर एजेंट्स। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे बाइंडिंग है, उस वहाँ पे भी तीनों के नाम लिखे होंगे। तीनों एक दूसरे के एजेंट हैं तो तीनों पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। ये तो हमने कोई नई बात नहीं की, ये तो हमने वही पुरानी वाली बात की है जो चैप्टर 11 से हमारी चली आ रही है, बल्कि इनफैक्ट चैप्टर 10 से चली आ रही है। एजेंसी वाले चैप्टर से ये वाली बात हमारी चली आ रही है। अब कुछ नई बातों की तरफ भी जाएंगे, पर पहले अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होती क्या है, क्या मतलब है अथॉरिटी का? कि एक पुलिस वाला है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट करेगा जो उसका एरिया है उसमें लोगों के कंडक्ट्स को, क्राइम्स को कंट्रोल करेगा। ये उसकी अथॉरिटी होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर की। इसी तरह आर्मी ऑफिसर की अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। हर किसी भी जो है सर्विसेज में जो इंसान है उसकी हर तरह से अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं।
उसके पास एक किस्म की ताकत होती है। बिल्कुल इसी तरह पार्टनर्स के पास ताकत होती है कि वो फर्म को बाइंड कर सकें, फर्म को लायबल बना सकें। अगर वो कोई भी काम करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्म के हवाले से, फर्म के बिजनेस में रहते हुए कोई भी काम करते हैं, तो वो अपने काम से फर्म को बाइंड कर देते हैं, फर्म को लायबल बना देते हैं। उनका कोई भी काम फर्म के बिजनेस के हवाले से वो कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा तस्वुर किया जाता है कि ये फर्म कर रही है। कोई भी पार्टनर अकेला वो काम कर रहा चाहे, लेकिन ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि ये पूरी फर्म ये काम कर रही है। ये उनकी अथॉरिटी होती है। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। अपने काम से वो फर्म को बाइंड कर सकता है, लेकिन काम कौन सा होगा? काम वही होगा फर्म का काम है। ये नहीं कि वो अपना घर बनवा रहा है, उसने पैसे वगैरह जमा किए हैं और उसके बाद अपना घर बनवा रहा है, तो पार्टनर्स जाके कहेंगे कि भाई आप अपना घर बनवा रहे हो तो इसका मतलब है आप फर्म का घर बनवा रहे हो, ये फर्म का घर है। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। वो फर्म के बिजनेस के हवाले से जो काम करेगा वो चीज़ फर्म को बाइंड करेगी। उसका पर्सनल काम अलग है, वो फर्म को बाइंड नहीं करेंगे। या वो कोई और काम करता है, कोई साइड बिजनेस करता है, वो अलग उसका बिजनेस है, फर्म को वो बाइंड नहीं करेगा। सिंस द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन, अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अब इस बात को समझे, ये बात पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप है ना वो लीगल पर्सन नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा जो आप लोगों ने यहाँ पे साथ लिख लेनी है, उसको नोट कर लेना है। एक डिफरेंस कह लें, ये कंपनी और फर्म के दरमियान एक डिफरेंस है। कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, बाकी आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ के हवाले से काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। कैफ 7 अपनी पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन अभी बिजनेस लॉ के सिलेबस के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कंपनी होती है ना, उसकी अपनी लीगल पर्सनैलिटी होती है। कोई भी किसी किस्म का जो लोन है वो कंपनी के नाम पे लिया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। किसी भी किस्म का लोन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सू करना चाहे तो वो पार्टनर्स को सू करेगी। अगर किसी ने फर्म को सू किया ना, फर्म पे कोई मुकदमा कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि उसने पार्टनर्स पे मुकदमा कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा कंपनी पे मुकदमा करता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि उसने शेयर होल्डर्स पे मुकदमा कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि उसने कंपनी पे ही मुकदमा किया है। कंपनी को जो है वो सू किया जाएगा, जो भी जुर्माना होगा वो कंपनी को होगा, किसी शेयर होल्डर को नहीं होगा। वो पर्सनली कोई भी शेयर होल्डर लायबल नहीं होगा। लेकिन फर्म के केस में ऐसा नहीं होता। फर्म की कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती। जो पार्टनर्स हैं वही सब पर्सनली लायबल होते हैं। जो फर्म है वो लीगल पर्सन नहीं है। इसी वजह से जो फर्म है ना वो पार्टनर्स की वजह से है, और कंपनी जो है ना उसकी अपनी लीगल पर्सनैलिटी है। तो कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स जा रहे हैं। कोई नया बंदा शेयर खरीद रहा है, जो पुराना बंदा था वो अपने शेयर बेच रहा है। शेयर होल्डर्स ही बेसिकली कंपनी के ओनर्स कंसिडर किए जाते हैं ना। तो शेयर होल्डर्स चेंज होने से, शेयर होल्डर्स कम ज़्यादा होने से कंपनी की जो हैसियत है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोका कोला में करें, आज से 10 साल पहले 50 शेयर होल्डर्स थे। आज वो 50 शेयर होल्डर में से 25 रह चुके हैं और 75 नए आ चुके हैं। 100 शेयर होल्डर हो चुके हैं। जो मर्जी चेंजिंग आ रही है, डेली बेसिस पे उनके शेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में एक भी पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, एक भी पार्टनर जो है वो छोड़ देता है, वो कहता है भाई फर्म को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो फर्म ख़त्म हो जाती है। एक ही पार्टनर के जाने से फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। ये रिकंस्टिट्यूट का लफ्ज़ हमने कल भी देखा था। तो ये पॉइंट आपने लिखना है कि जो कंपनी है उसमें शेयर होल्डर्स के, कंपनी के ओनर्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्म है, जैसे ही उसका एक पार्टनर भी फर्म को छोड़ता है तो फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, फर्म की हैसियत पहले वाली ख़त्म हो जाती है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये हमें काफ़ी मदद देगा आगे कंसेप्ट को समझने में। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्चुअल और इम्प्लाइड। जितनी हम एक्चुअल और इम्प्लाइड पे बात कर चुके हैं ना, मेरा ख्याल से
आप लोगों को काफ़ी हद तक तो इन चीज़ों की समझ होगी, एक्चुअल क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होगा, पहले जो इम्प्लाइड होता था ना वो हम कह देते थे कि बाई एक्ट होता है। यहाँ पे बाकायदा हमने जितनी इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखा हुआ है, उनको हम याद भी करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल अथॉरिटी की, कि पार्टनर्स के पास एक्चुअल अथॉरिटी कौन सी होती है। एक्चुअल अथॉरिटी क्या होती है? The authority of each partner to take decision for the business and enter into transaction with other parties may be specified in the partnership agreement। वही बात जब एग्रीमेंट कर रहे थे तो उन्होंने सब पार्टनर्स को उनकी अथॉरिटीज़ बता दी कि इस पार्टनर की ये अथॉरिटी होगी, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, तो वो उनकी एक्चुअल अथॉरिटी बन गई। जिस तरह से हम पहले बात करते आए हैं, जो रिटन है, ओरल है, एक्चुअल ऑफर की हम बात करें, जो रिटन थी, ओरल थी, वो एक्चुअल ऑफर हो रही थी। इस तरह इम्प्लाइड ऑफर हो रही थी। काफ़ी चीज़ों के बारे में हम एक्चुअली इम्प्लाइड की जो डिफरेंस है वो पढ़ रहे हैं। जो इम्प्लाइड ऑफर हो रही थी वो बाई एक्ट हो रही थी, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो रही थी वो बाई एक्ट हो रही थी। एजेंसी वाले में भी ये इम्प्लाइड वाला चक्कर था। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक्चुअल जो हो रही होगी वो पहले से तयशुदा होगी। पहले से एग्रीमेंट में उन लोगों ने अपनी अथॉरिटीज़ जो डिफ़ाइन कर ली हैं उनको हम एक्चुअल अथॉरिटी कहेंगे, और जो उन्होंने डिफ़ाइन नहीं की लेकिन उनके पास हैं उनको हम इम्प्लाइड अथॉरिटी कहेंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम अभी देखते हैं। फिल वक्त एक्चुअल अथॉरिटी वो होती है जो पहले से ही एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने तय कर लिए हैं कि हर पार्टनर की ये अथॉरिटी होगी। सिंस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इस टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो बिल्कुल उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसी तरह से उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो लिखी हुई होती हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। उन्होंने 3 पार्टनर्स ने सोलर ट्रेडर के नाम से एक बिजनेस शुरू किया। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली एंड द बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय आफ्ताब ओनली। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि वो जो प्रॉफिट्स है उनको इक्वली डिवाइड करेंगे आपस में, और बिजनेस सिर्फ आफ्ताब मैनेज करेगा, एक्टिव पार्टनर सिर्फ आफ्ताब होगा। On first day, on behalf of solar traders, Aftab ordered 100 light bulbs on credit from Tanveer, a wholesaler of electric products. Aftab had actual authority to enter into a contract with Tanveer. अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही आफ्ताब को अथॉरिटी दे दी थी कि भाई जितना बिजनेस है वो आप मैनेज करेंगे। अब जो ट्रांजैक्शन की है 100 लाइट बल्ब खरीदने की आफ्ताब ने, वो आफ्ताब की एक्चुअल अथॉरिटी कंसिडर की जाएगी। ये तो सिंपल सी बात थी। अब जो मेन बात है वो हमारी है इम्प्लाइड अथॉरिटी पे। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म्स बाइंड्स द फर्म। ये इस तरह की अथॉरिटी होती है जो पहले से डिसाइडेड नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर वो काम करता है तो फर्म को वो काम उसका बाइंड कर देता है। ये अथॉरिटी, दोबारा से सुने, एक्चुअल अथॉरिटी कौन सी थी? जो उन्होंने पहले से डिसाइड की हुई है, चाहे ओरली, चाहे बोल के, चाहे पार्टनरशिप डीड के जरिए, किसी भी तरह से उन्होंने जो है पहले से डिसाइड की हुई है कि ये अथॉरिटी हर पार्टनर के पास होगी, उसको हम एक्चुअल अथॉरिटी कहते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं की हुई, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में वो पार्टनर इस तरह का काम करता है तो फर्म को वो पार्टनर बाइंड कर देता है। दिस अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब आप कहेंगे सर इस तरह का कौन सा काम कर लेता है वो जो फर्म को बाइंड कर देता है? तो ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इम्प्लाइड अथॉरिटीज़, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी अराइजेज ओनली इन रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द फर्म। ये बात हम जो है 11 चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो घर में अगर कोई काम कर रहा है, वो बर्तन धो रहा है, पार्टनर उसने गलत धो दिए, तो अब वो उसके लिए पूरी फर्म लायबल नहीं हो जाएगी उसकी बीवी के सामने। उसने जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किए हैं ना, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो फर्म का बिजनेस है उसमें रह के उसने काम किया है, उसके लिए फर्म बाइंड होगी।
तो इम्प्लाइड अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं कामों के लिए अप्लाई होगी कि वो जो फर्म के हवाले से फर्म के बिजनेस में करता है। देयरफॉर एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी मे बाइंड द फर्म बाय द फॉलोइंग एक्ट्स। अब ये जो एक्ट हैं ये उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया उनकी एक्चुअल अथॉरिटीज़ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली या कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह से उन्होंने डिसाइड कर ली कि ये हमारी एक्चुअल अथॉरिटीज़ हो गई। अब ये अथॉरिटीज़ इस तरह की अथॉरिटीज़ हैं कि उन्होंने तब डिसाइड नहीं की कि ये हमारी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी इम्प्लाइडली अथॉरिटीज़ हो गई। अगर वो इनमें से कोई भी एक्ट करेंगे ना तो ये उनकी अथॉरिटी होगी। पहली इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीप्ट फॉर देम। हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो फर्म के बिहाफ पे चीज़ें खरीद और बेच सकता है। अब जो है वो एग्रीमेंट हुआ पार्टनरशिप डीड का, उसमें किसी तरह से भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड किया, यानी कि सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो रिटर्न किए, उसमें सारी उन्होंने अपनी पार्टनर्स ने अथॉरिटीज़ लिख ली, लेकिन उन्होंने ये अथॉरिटी नहीं लिखी किसी भी पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है कि नहीं है कि वो चीज़ें जो है वो फर्म के हवाले से ख़रीद और बेच सकता है या नहीं बेच सकता, गुड्स सामान जो है वो ख़रीद या बेच सकता है या नहीं बेच सकता। उन्होंने इस तरह का कोई भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में नहीं किया। अगरचे उन्होंने नहीं किया लेकिन फिर भी ये हक, ये अथॉरिटी पार्टनर के पास आ गई कि वो गुड्स जो है वो फर्म के बिहाफ पे सेल भी कर सकता है और खरीद भी सकता है। आप जब जैसे जैसे हम पढ़े होंगे आपको फील हो रहा होगा कि वाकई यार ये तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, फर्म का पार्टनर अगर ये काम भी नहीं कर सकता तो फिर वो पार्टनर है किस बात का, वो करेगा क्या फिर बैठ के। तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स जो है वो बेचना और ख़रीदना फर्म के बिहाफ पे ये हर एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इसी तरह रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ द डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट्स टू डिस्चार्ज फॉर देम। किसी बंदे ने फर्म के पैसे देने हैं, फर्म कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई एक्चुअल पर्सन भी नहीं है, कोई रियल पर्सन भी नहीं है कि उसने पैसे देने हैं तो जेब में पैसे निकालेगा ला के वो किसी फर्म नामी बंदे को दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने किसको देने हैं? पार्टनर को देने हैं। और हर पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, चाहे उन्होंने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखी ये बात, अपनी एक्चुअल अथॉरिटी में एग्रीमेंट में ये बात डिस्कस नहीं भी की, लेकिन उसके पास फिर भी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसके पास? कि वो रिसीव कर सकता है कोई भी कर्जदार से जो है कर्जा। फर्म का किसी भी बंदे ने कर्जा देना है, वो उस बंदे से कर्जा रिसीव कर सकता है और उसे रिसीट दे देगा कि भाई ये लो आप डिस्चार्ज हो चुके हो अपने कर्जों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सेम पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब फर्म ने किसी का कर्जा देना है तो फर्म कोई बंदा नहीं है जो उठ के आके कर्जा दे रहा होगा, पार्टनर ही है। हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि फर्म ने किसी का कर्जा देना है तो वो कर्जा पे कर दे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सेटलिंग अकाउंट्स विद द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। जो लोग फर्म से डील कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को सेटल करें। अकाउंट्स का सेटल होता है बिल्कुल इसी तरह से लेन देन से सेटल हो रहा होता है। किसी के पैसे देने हैं वो दे दे, किसी के पैसे लेने हैं वो दे दे, उसका अकाउंट जो है वो ज़ीरो कर दे, अकाउंट बैलेंस कर दे, सप्लायर्स के अकाउंट बैलेंस कर दे, ये उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी मौजूद है। एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, चाहे उन्होंने एक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन उनके पास अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है? कि वो मुलाजिम रख सकते हैं अपने फर्म के कामों के लिए, ऑफिस बॉय रख लिया, चौकीदार रख लिया, इसके लिए उन्हें कोई मीटिंग शीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो उस तरह के सर्वेंट्स रख सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। नेक्स्ट अथॉरिटी है ड्रॉइंग चेक्स, accepting or endorsing bills of exchange and promissory notes in the name of the firm। अब यहाँ पे आपको थोड़ी मुश्किल बिल्कुल आएगी और आनी भी चाहिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं आप लोगों को नहीं पता, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आप लोगों को नहीं पता, इंडोर्समेंट क्या होती है आप लोगों को नहीं पता,
चेक्स क्या होते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, जो नॉर्मल पर्सन को पता होता है, लेकिन डिटेल से आपको चेक्स के बारे में भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पता। ये सारी चीज़ें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 एंड 15 बनते हैं। तब आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। अभी फिल वक्त सिर्फ इतना जहन में रख लें कि अगर कोई चेक वगैरह का केस है, चेक ड्रॉ करना है फर्म के नेम पे, कोई बिल पे करना है, इंडोर्समेंट करनी है एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की या प्रोमिसरी नोट की, तो वो भी फर्म के बिहाफ पे कर सकता है हर पार्टनर। ये भी उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ये इस पॉइंट को यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड कर लें। जैसे ही हम चैप्टर 15 ख़त्म कर लेंगे, ये पॉइंट अच्छी तरह से आप लोगों को खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पे आप निशान लगा लें। जब हम चैप्टर 15 ख़त्म कर लेंगे तब आके ये पॉइंट आप दोबारा आइएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। हर पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड हक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है फर्म की उसको गिरवी रखवा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी को नीचे ना 1-2 लाइंस लगा लें या इसको हाईलाइट कर लें। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो गिरवी रखा सकता है फर्म की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। और लास्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि हर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे किसी को भी मुकदमा दायर कर सकता है किसी के खिलाफ, और फर्म के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको डिफेंड कर सकता है फर्म के नाम पे। हर पार्टनर के पास ये जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी हासिल है हर पार्टनर को। ये तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं। एक्चुअल अथॉरिटीज़ तो सिंपल सी बात है कि वो वाली अथॉरिटीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं, पहले से ही एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं, या उन्होंने जब एग्रीमेंट कर रहे थे तब उन्होंने डिसाइड कर ली थी ये अथॉरिटी हर पार्टनर के पास होगी। लेकिन जो अथॉरिटीज़ उन्होंने डिसाइड नहीं की वो बाय लॉ की तरफ से उनकी अथॉरिटी बन गई, ऐसी अथॉरिटीज़ इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, पर्सनल किसी और बिजनेस में नहीं, फर्म के बिजनेस में वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकते हैं। फर्म के बिजनेस में, किसी और बिजनेस में जाके नहीं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करनी शुरू हो जानी और कहना शुरू हो जाना कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं अथॉरिटी वाला बंदा हूँ। या ऐसी जो रास्ते पे कोई इंसान जा रहा है तो उसे मारना शुरू कर देना कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं फर्म का पार्टनर हूँ। भाई अथॉरिटी आपके पास फर्म के बिजनेस की है, किसी को भी मारने की अथॉरिटी नहीं है, या किसी और के बिजनेस में जाके आप चीज़ें खरीदने बेचने लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अपना जो काम है, आपका अपना काम है, जो फर्म का काम है। आप फर्म के अलावा भी कोई और काम कर रहे हैं, उसमें आप चीज़ें खरीद बेच रहे हैं, वो फर्म किसी भी तरह से वो काम फर्म को बाइंड जो है वो नहीं कर रहा। आप फर्म के हवाले से फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम करें तो ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में तस्वुर होते हैं, चाहे आपको किसी ने अथॉरिटी दी ही नहीं हुई इन कामों की। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, बाय लॉ आपके पास इन कामों की अथॉरिटी हासिल है। इन सारे कामों को आपने रट्टा लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इनको रट्टा लगाना है। वो ये भी पूछ सकता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले काम बता दें, तो आपको ये बताने पड़ सकते हैं। दूसरा, वो केस स्टडी पूछा तो आपको ये सब पता होगा कि बाइंग एंड सेलिंग गुड जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। वो बाइंग एंड सेलिंग गुड की बात केस स्टडी में कर देता है। आप वहाँ पे चुप करके बैठे रहेंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अगर आपको पता होगा तो आप लिखेंगे कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अगरचे इस बात को नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो चीज़ें खरीद और बेच सकता है, और उसने चीज़ें खरीदी और बेची हैं तो वो उसके लिए फर्म लायबल हो चुकी है। ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी का कंसेप्ट होता है। इसकी हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, थोड़ी सी आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हों। कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देख लेते हैं। जाजिब एंड गालिब आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। The partnership deed restricts the implied authority of Jazib to borrow money in the name of the firm. Jazib borrows money from Sahar Bank Limited. The firm of Jazib and Ghalib is liable to SBL as SBL did not know of the restrictions. अब जो है बोरो करना, उधार लेना पैसे, वो जाजिब की इम्प्लाइड अथॉरिटी है। जाजिब और गालिब दो पार्टनर्स हैं
और पैसे उधार लेना जो है वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। लेकिन पार्टनर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जाजिब, आपकी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना पैसे लेना, वो आज से हम आपकी अथॉरिटी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जाजिब ने क्या किया, SBL से जाके पैसे ले लिए, कर्जा ले लिया, उधार ले लिया। तो अब फर्म लायबल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी। जब वो बैंक के पास गया, बैंक को ख्वाब थोड़ी आएगा भी इस पार्टनर को जो है वो बाकी पार्टनर्स ने, सब पार्टनर ने मना किया हुआ है, तो इसको हम उधार नहीं दे सकते। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें क्या पता है? उन्हें ये बात पता है कि भाई हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो उधार ले सकता है। हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो उधार ले सकता है। ये बात बैंक वालों को पता है। उन्होंने उसको उधार दे दिया। तो वो उधार देने की वजह से पूरी फर्म के नाम पे उधार दिया। पूरी फर्म जो है वो बाइंड हो चुकी है। पूरी फर्म बाइंड हो चुकी है। सिंपल सा केस है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इस बात की कि थर्ड पार्टी को पता हो कि ना पता हो, अभी हम आगे 2 हेडिंग्स के बाद और देख रहे होंगे। ये चीज़ आपको मज़ीद वहाँ पे और क्लियर हो रही होगी कि जब कब थर्ड पार्टी को पता हो या ना पता हो मैटर करती है ये बात। कब थर्ड पार्टी को मालूम होना ना होना मैटर नहीं करती बात। किन किन कंडीशंस में, ये कंडीशंस भी हम देख रहे होंगे। फिल वक्त जो आपके समझने की बात है कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी जाजिब की, तो उसने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ किया। अब जो फर्म है इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ करने की वजह से पूरी की पूरी फर्म क्या हो गई, लायबल होगी। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कर्जा लेने की। नेक्स्ट पॉइंट है नईमा एंड रईमा आर पार्टनर्स इन अ कैश बिजनेस। नईमा ऑर्डर्स इन फर्म्स नेम एंड ऑन द फर्म्स लेटर हेड टू बी द सप्लाइड विद 2 bags of wheat एट हर रेजिडेंस। अब क्या भाई, नईमा और रईमा पार्टनर्स हैं, उनका कोई कैश का बिजनेस है, उनका कोई गंदम का बिजनेस नहीं है, कैश का बिजनेस है। एक पार्टनर जो नईमा है उसने क्या किया, उसने फर्म के नाम पे एक लेटर हेड इशू किया। उसने कहा भाई 2 बैग्स गंदम के मेरे घर पहुंचा दो। क्या ये फर्म का बिजनेस है? गंदम लेना, गंदम खरीदना, गंदम बेचना, इस तरह का कोई बिजनेस फर्म करती है? फर्म का कोई कैश बिजनेस है। गंदम खरीदना बेचना फर्म का बिजनेस नहीं है। उसने क्या कहा, गंदम बेच के मेरे घर पहुंचा दो। तो हर कोई भी जो समझदार बंदा है वो समझ जाएगा कि भाई आप पार्टनर जिस फर्म की हैं वो फर्म तो ये काम करती है, आप ये गंदम फर्म के नाम पे मंगवा रही हैं, तो ये हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? द फर्म इज नॉट लाइबल टू पे बिकॉज नईमाज एक्ट इन क्वेश्चन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हर इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर विच फर्म कैन नॉट बी बाउंड। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में बिल्कुल भी नहीं आता गंदम खरीदना बेचना, क्योंकि ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है फर्म का। तो ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि फर्म बाउंड हो चुकी है। अभी तक पीछे हम जितनी भी चीजें पढ़ते आए थे, हम देख रहे थे कि थर्ड पार्टी पार्टनर को हर तरह से सू करती है, जिस मर्जी पार्टनर को सू करे, जब मर्जी सू करे थर्ड पार्टी के हवाले से। अब हम मेन जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप्स हैं फर्म के, उनको खुल के डिस्कस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कब कब सू कर सकती है, कब कब सू नहीं कर सकती। तो उसमें पहला रिलेशन यही है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है किसी पार्टनर के पास, वो उस इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कोई भी काम कर जाता है तो फर्म जो है वो बाउंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी को सिर्फ इतना ही पता है कि ये पार्टनर की अथॉरिटी है, पार्टनर ये काम कर सकता है। थर्ड पार्टी ये सोचते हुए उसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर लेती है, तो पूरी फर्म बाउंड हो चुकी है। लेकिन अब पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा है जो फर्म का काम ही नहीं है, ना ही उसकी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, और थर्ड पार्टी उसके साथ फर्म के नाम पे वो बिजनेस कर ले, तो अब थर्ड पार्टी फर्म को सू नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी सू बिल्कुल कर सकती है उस बंदे को जिसने उसके साथ धोखा किया, जिस बंदे ने उसके पैसे लिए, वो इंडिविजुअल पार्टनर को सू कर सकती है। लेकिन अब फर्म सू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्म का काम ही नहीं है और ना ही उसकी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इमरान एंड कामरान आर वर्किंग इन पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इमरान और कामरान जो है उनकी पार्टनरशिप फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप फर्म है, जिन फर्म में आप लोग जा रहे होंगे। साजिद गिव्स 90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटी। साजिद ने क्या किया, 90,000 रुपये इमरान को दिए और उसको कहा कि भाई इसको अच्छी जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर दो।
इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर कामरान अबाउट इट एंड मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी। इमरान ने कामरान को बिल्कुल भी नहीं बताया अपने दूसरे पार्टनर्स को और पैसों का गलत इस्तेमाल किया। साजिद फाइल्स अ सूट ऑन द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ हिज ₹90,000। अब साजिद ने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैंने फर्म को पैसे दिए थे 90,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, उसने पूरी की पूरी फर्म को सू कर दिया। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म होती है उनका काम क्या होता है? क्या उसका काम पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करना होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपना ऑडिट में काम कर रहे होते हैं, टैक्सेशन में काम कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह वाला शोबा है ये ब्रोकरेज वालों का शोबा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन नहीं है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का काम नहीं है, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए। तो फर्म किसी भी तरह से बाइंड नहीं होती। फर्म कब बाइंड होती है? जब उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी हो, फर्म के हवाले से काम कर रहा हो, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा हो। फर्म का काम ऑडिट क्या है, फर्म का काम टैक्सेशन क्या है, फर्म का काम जो है वो कॉर्पोरेट जो है वो डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे फर्म के पार्टनर को वो जो थर्ड पार्टी है वो पैसे दे के कह रही है कि आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, तो इस हवाले से बिल्कुल भी फर्म को बाउंड नहीं किया जा सकता। सिंपल सा केस है। लेकिन ये है कि उसने मिस अप्रोप्रिएट किए तो थर्ड पार्टी सिर्फ अकेले पार्टनर को जरूर पकड़ सकती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है फर्म बाइंड नहीं हो सकती तो उसका पैसा डूब गया। कानून तो अपनी जगह पे कायम है। कानून उस अकेले बंदे को पकड़ेगा और कहेगा फ्रॉड आपने किया इस बंदे के साथ, इसके पैसे मिस अप्रोप्रिएशन करके आपने यूज़ किए हैं, पैसों का गलत इस्तेमाल किया, इस बंदे के पैसे वापस दिए जाएं, आपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन फर्म जो है वो बाउंड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अदील अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोरोज मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोमिसरी नोट। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, ये प्रोमिसरी नोट वाली बातें ये दोबारा करने लग गया है। इस एग्जाम्पल पे भी आप ना एक डॉट या स्टार बना दें। जब हम चैप्टर 15 ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इस एग्जाम्पल को भी आप देखिएगा, ये भी आपको तभी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स। आजम और बाबर पार्टनर हैं। आजम with the intention to bind the firm goes to a shop and purchase certain articles on behalf of the firm which are generally used in partnership business। तो परचेज करना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, पहला भी पॉइंट्स है कि ये पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी है, उसने इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ किया तो फर्म लायबल हो गई। ऐसा समझा जाएगा कि वो पार्टनर की बजाय पूरी फर्म गई थी, पूरी फर्म को जो है वो के सू कर सकता है पार्टनर। नॉन परफॉर्मेंस के केस में जो थर्ड पार्टी है वो उस पार्टनर के बजाय चाहे तो उस अकेले पार्टनर को चाहे पूरी फर्म को सू कर सकती है और पूरी की पूरी फर्म इस काम के लिए लायबल कंसीडर की जाएगी। वो अकेला पार्टनर इसके लिए लायबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी जब भी कोई पार्टनर यूज करता है तो वो उसके एक्ट की वजह से पूरी फर्म लायबल हो जाती है। ये थी सिंपल सी चीज़ें। अब हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने बात की एक्चुअल अथॉरिटी की जो पहले से ही उन्होंने लिखी होती हैं एग्रीमेंट में। फिर हमने बात की इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ की जो पहले से ही नहीं लिखी होती लेकिन फिर भी वो पार्टनर की अथॉरिटीज़ होती हैं चाहे उन्होंने नहीं लिखी हुई। और थर्ड पार्टीज किस तरह से वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, इस तरह का काम वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे तो तसव्वुर किया जाएगा कि ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। और जो भी पार्टनर चाहे अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से चाहे इम्प्लाइड अथॉरिटी से कोई भी काम करता है वो पूरी फर्म को लायबल बना देता है, पूरी की पूरी फर्म को बाइंड कर देता है उस काम की वजह से। लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, उस बिजनेस के अलावा कोई और काम करे, फर्म के बिजनेस के अलावा कोई और काम करे तो फिर वो अकेला ही लायबल होगा, पूरी फर्म लायबल नहीं होगी। अभी तक हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ के बारे में बात की, लेकिन इन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ में कुछ अथॉरिटीज़ इस तरह की हैं जिस पे लॉ ने रोक लगा रखी है। लॉ ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही कोई काम क्यों ना किया हो, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ कंसीडर नहीं की जाएंगी। ये फर्म चाहे थर्ड पार्टी को पता है चाहे नहीं पता। अभी तो हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये देख रहे थे ना कि अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, बाइंग एंड सेलिंग गुड जो है, एक फर्म की हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलकर जो मिस्टर सी है ना उनकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया।
उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसने कहा है कि आपने आज के बाद बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं करनी। मिस्टर सी क्या आ जाता है, एक थर्ड पार्टी के पास जाता है। अब उस थर्ड पार्टी के पास जाके कहता है कि मुझे ना फर्म की बेस पे गुड्स दे दो, मैं आपसे गुड्स खरीदने आया हूँ फर्म के बिहाफ पे। अब थर्ड पार्टी को नहीं पता, उसको ख्वाब नहीं आ रहा कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इस बंदे पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है। थर्ड पार्टी को यही पता है कि ये तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है हर एक पार्टनर की, कोई भी पार्टनर चीज़ें खरीद या बेच सकता है, वो उसको दे देता है। और इस तरह हम तसव्वुर करते हैं कि पूरी की पूरी फर्म इस काम के लिए लायबल हो गई। उसने अपनी इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ करते हुए पूरी फर्म को बाइंड कर दिया। अब ये उन तीनों का आपस का मामला है कि भाई आपको जब रोका हुआ था, आपने चीज़ें खरीदनी बेचनी नहीं है, तो आपने क्यों बेची। अब बाकी पार्टनर्स उस चीज़ें खरीदने बेचने की वजह से जो नुकसान वगैरह हुआ या उनको वापस करवाने का जो भी खाता वगैरह उसके साथ होगा, उससे कंपनसेशन क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। ये पार्टनर्स का अंदरूनी मामला है कि उन पार्टनर्स ने आपस में ये डिसाइड किया हुआ था कि ये मिस्टर सी कोई भी चीज़ खरीदेगा बेचेगा नहीं, लेकिन मिस्टर सी ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर दिया। तो अब कंपनसेशन जो है, पेनल्टी जो है वो क्लेम कर सकते हैं पार्टनर्स उस पार्टनर से। लेकिन ये जो काम उसने अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में किया है, थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि उन्होंने इस पार्टनर को रोका हुआ है। उसे सिर्फ इतना ही पता था ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है पार्टनर की। थर्ड पार्टी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसे सामान दे दिया। उसे सामान देने की वजह से थर्ड पार्टी के हवाले से पूरी की पूरी फर्म जो है वो बाइंड हो गई। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता था कि भाई इसको रोका हुआ है, इसके बावजूद उसने सामान दे दिया, तो अब फर्म बाइंड नहीं हुई। ये कॉमन सेंस की बात है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब स्टैच्यूटरी रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में इस तरह की लॉ ने रेस्ट्रिक्शंस रखती हैं कि थर्ड पार्टी को पता हो या ना पता हो, ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ नहीं है। मतलब ये नीचे अभी जितनी हम अथॉरिटीज़ देखेंगे, इन अथॉरिटीज़ में पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी काम करता है वो फर्म को बाइंड नहीं कर रहा होगा, चाहे थर्ड पार्टी को पता है चाहे थर्ड पार्टी को नहीं पता। अब थर्ड पार्टी की यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई। बात को डाइजेस्ट करें, दोबारा से देखते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी में हम क्या कह रहे थे? इम्प्लाइड अथॉरिटी में हम ये कह रहे थे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी इस तरह की अथॉरिटी है जो चाहे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टनर के पास अथॉरिटी है, वो इस तरह के काम कर सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस तरह के काम कर सकता है, और जैसे ही वो बाइंग एंड सेलिंग गुड और इस तरह की चीज़ें ये काम करेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो काम उसका पूरी की पूरी फर्म को बाइंड कर देगा, चाहे उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कि नहीं किया था। ये बाय लॉ हर पार्टनर की अथॉरिटी बन चुकी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो पार्टनर्स हैं वो क्या करें, वो आपस में डिसाइड करके इस बंदे की ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना, ये आज से इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं रही। हमारे पार्टनर नंबर सी की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इस पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी जो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स की है, आज के बाद आप इस इम्प्लाइड अथॉरिटी पे अमल नहीं करोगे, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, इसको बैन कर रहे हैं। इस तरह कर सकते हैं। उन्होंने बैन कर दी उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब जब बैन कर दी तो इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इसका ताल्लुक थर्ड पार्टी से है। अगर तो थर्ड पार्टी को पता है ये बात कि उसकी अथॉरिटी बैन हो चुकी है इम्प्लाइड अथॉरिटी, और थर्ड पार्टी उसको वो सामान बेच देती है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स उसके साथ कर लेती है, तो फर्म बाइंड नहीं हुई, फर्म लायबल नहीं हुई, अगर थर्ड पार्टी को पता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं है, अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं है कि इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी उन्होंने ख़त्म की हुई है, तो थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली यही समझेगी कि हर पार्टनर के पास बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, तो इसको भी मैं गुड्स जो है वो बेच देता हूँ, वो सेल कर देता हूँ, तो फर्म ही बाउंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, फर्म लायबल हो जाएगी। सिंपल सी बात, फर्म लायबल हो जाएगी अगर चाहे उसने इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है कि भाई जब तुझे रोका हुआ था कि तुमने किसी भी किस्म का इस तरह का बिजनेस नहीं करना, तुमने कोई भी बाइंग एंड सेलिंग गुड नहीं करनी, तुमने क्यों की? अब हमें जुर्माना पे करो। ये जुर्माना उनका हक बनता है, वो जुर्माना उस पार्टनर से ले लें, लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले से पूरी की पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। थर्ड पार्टी को कौन पैसे पे करेगा? पूरी की पूरी फर्म पे करेगी। फर्म में से वो किसी भी पार्टनर को सू कर सकता है, चाहे तो वो तीनों को सू कर दे। ये सिंपल सी डिस्कशन है।
लेकिन अब जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज पे रोक लगाई है लॉ ने, अब लॉ कहता है ये अथॉरिटीज हैं, कुछ इस तरह की अथॉरिटीज हैं, ये वाली अथॉरिटीज हैं, ये इस तरह की अथॉरिटीज हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी कंसीडर नहीं होंगी, चाहे थर्ड पार्टी को पता है या नहीं पता। पहली छोड़ें, हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पे देखें, सेकंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। अब किसी भी पार्टनर की ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म से ताल्लुक रखती है, जो फर्म की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो बेच सके, ट्रांसफर कर सके। किसी भी फर्म के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी, किसी भी पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके, बेच सके। अब एक पार्टनर जाता है, वो जाके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी थर्ड पार्टी को कहता है कि मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का, मुझसे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लो फर्म की। वो उससे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लेता है। कल को पता चलता है वो तो फर्म की प्रॉपर्टी थी, पार्टनर मुझसे पैसे ले गया, थर्ड पार्टी कहती है पार्टनर मुझसे पैसे ले गया लेकिन अभी तक मुझ तक प्रॉपर्टी पहुंची नहीं। वो फर्म के पास जाती है, फर्म को सू कर देती है। क्या वो फर्म को सू कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? लॉ कहता है चाहे थर्ड पार्टी को पता है चाहे नहीं पता, ये इस तरह की अथॉरिटीज हैं जिनको इम्प्लाइड अथॉरिटीज कभी भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। अब ये थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको इनका पता हो कि ये अथॉरिटीज पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटीज नहीं हैं। अब जब आप इस तरह की कोई डील करोगे पार्टनर से तो आप फर्म को बाइंड नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस पार्टनर के खिलाफ केस कर सकते हो, फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकते। पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी किस तरह की थी? वो जितनी भी इम्प्लाइड अथॉरिटीज थी उन पे जब भी कोई पार्टनर्स उन पे अमल पैरा होता है, इम्प्लाइड अथॉरिटीज को अपनी को यूज़ करता है, तो इसका मतलब वो फर्म को बाइंड कर रहा है। लेकिन लॉ ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इन अथॉरिटीज़ को इम्प्लाइड अथॉरिटीज तस्वुर नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी पार्टनर इस तरह की अथॉरिटी थर्ड पार्टी से यूज़ करता है तो वो फर्म को बाइंड नहीं कर रहा, वो अपने आप को बाइंड कर रहा है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। हम देखते हैं कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती हैं। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी कंसीडर नहीं की जाएंगी, लॉ ने कह दिया है कौन सी हैं। पहला है आर्बिट्रेशन, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हम चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा है कि दो पार्टीज, फर्म का किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई तनाज़ा हो गया, कोई मसला हो गया किसी पार्टी के साथ, अब फर्म ने और उस पार्टी ने मिलके कोई एक आर्बिट्रेटर जो है वो मुंतखब कर लिया कि इस बंदे को हम अपने दलाइल सुनाएंगे। वो कोई लॉयर हो गया, कोई जज हो गया, या कोई भी बंदा, जज ने, अदालत ने अपॉइंट कर दिया कि आप जो है वो इन दोनों पार्टीज के जो दलाइल हैं वो सुने और इनके मुताबिक फैसला करें। अब वो बंदा उन दोनों के बारे में दलाइल सुनता है और उन दोनों में से उसे जो भी पार्टी सही रास्ते पे लगती है उसके हक में फैसला कर देता है। इसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो किसी भी अकेले पार्टनर के साथ पास ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फर्म के कारोबार का कोई भी तनाज़ा आर्बिट्रेशन में लेके जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म आर्बिट्रेशन कर ही नहीं सकती। फर्म आर्बिट्रेशन कर सकती है सब पार्टनर्स की मर्जी से, सब पार्टनर्स मिलके। किसी अकेले पार्टनर को ये इम्प्लाइड अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो फर्म के बिजनेस का कोई मामला आर्बिट्रेशन में लेके जाएं। बिल्कुल इसी तरह बैंक अकाउंट, किसी भी पार्टनर के पास ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, किसी भी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है इस हवाले से कि वो फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खोलता फिर फर्म के हवाले से अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोले कि मैं फर्म का बंदा हूँ और जो है फर्म का बैंक अकाउंट मैं अपने नाम पे खोल रहा हूँ, फर्म का बैंक अकाउंट मैं अपने नाम पे खोल रहा हूँ, मैं फर्म का पार्टनर हूँ। बिल्कुल भी नहीं। वो सब पार्टनर्स मिलके डिसाइड करेंगे फर्म किस नाम पे बैंक अकाउंट खोला जाएगा। किसी अकेले पार्टनर के पास ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी हासिल नहीं है। अगर कोई अकेला पार्टनर बैंक में चला जाता है, बैंक जो है वो बैंक पार्टनरशिप के हवाले से, पार्टनरशिप के बिहाफ पे अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल लेता है और बैंक से कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो बैंक बिल्कुल भी पूरे के पूरे बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को सू नहीं कर सकता। वो सिर्फ उस बंदे से अपने पैसे रिकवर कर सकता है, उस सिर्फ अकेले पार्टनर से पे जो है वो मुकदमा कर सकता है।
पूरी फर्म इसके लिए लायबल नहीं हुई। ये बैंक का काम था, उसे पता होना चाहिए था कि बैंक अकाउंट फर्म के बिहाफ पे किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अकेला खोले, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज। किसी भी पार्टनर, अकेले पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता कि वो किसी भी किस्म के क्लेम पे कंप्रोमाइज़ करे। फर्म के खिलाफ कोई क्लेम हुआ हुआ है, कोई भी किसी तरह का क्लेम हुआ हुआ है फर्म के खिलाफ, या फर्म ने किसी के खिलाफ कोई क्लेम किया हुआ है, उस पर कंप्रोमाइज़ करे उस पार्टी के साथ। अकेला ही जाके कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दे कि भाई आप इतना नुकसान हम बेयर कर लेते हैं, इतना नुकसान आप बेयर कर लो, हम दोनों कंप्रोमाइज़ करके इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फर्म कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। सब पार्टनर्स मिलके, सब पार्टनर्स की सेंस से अकेले पार्टनर के पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो कंप्रोमाइज कर सके किसी भी सूट को। बिल्कुल इसी तरह से है विथड्रॉल ऑफ सूट। अगर जो है वो फर्म ने, सब पार्टनर्स ने मिलके किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है, तो किसी अकेले पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है कि वो जाके उस मुकदमे को विड्रॉ कर ले, उसको ख़त्म कर दे। किसी पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं है। इसी तरह एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी, किसी ने फर्म के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, तो ये अब अकेले पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है कि अकेला जाए अदालत में और कहे जी इस बंदे ने मुकदमा किया है, बिल्कुल सही किया, हमारी गलती है। यह इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। ये सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, सब पार्टनर्स की कंसेंट से काम होंगे। इसी तरह ही एक्विजिशन, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जब मैंने आपसे मूवेबल प्रॉपर्टी में इम्प्लाइड अथॉरिटी पे निशान लगवाया था, इसी वजह से लगवाया था कि अब वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसफर उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, खरीदे, बेचे, जो मर्जी करे। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना या ट्रांसफर करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी जो पार्टनर है उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। लास्ट बात है, कोई भी अकेला पार्टनर किसी भी बंदे को जाके कहे कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, आजा तू भी पार्टनर बन जा, मुझे इतने पैसे दे दे, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। पार्टनरशिप में का एग्रीमेंट सब पार्टनर मिलके करेंगे। जो भी बंदा आएगा पार्टनरशिप में, जो बंदा जाएगा सब पार्टनर की मर्जी से जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी की रेस्ट्रिक्शन में आती हैं। इन सब को भी आपने क्रैम करना है, रट्टा लगाना है। ये भी वो इस तरह भी पूछ सकता है और आपसे सिनेरियो बना के भी पूछ सकता है। सिनेरियो बना के किस तरह पूछ सकता है? अमजद, बाबर एंड जाहिद आर पार्टनर्स। Zahid, an active partner, signed a land transfer deed on behalf of the firm to improve cash flow of the firm. जाहिद ने क्या किया? जाहिद एक एक्टिव पार्टनर है, उसने अकेले नहीं जो फर्म का लैंड है उसको ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया कि फर्म की भलाई हो जाए। जितनी इसी तरह से आपको वो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कि भाई इस काम से ना, उस बंदे ने, जो पार्टनर ने ये काम किया है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर काम था, लेकिन उसने किया, इससे फर्म का इतना पैसा हो गया कि फर्म ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, फर्म के बैंक अकाउंट्स भर चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। जो मर्जी आपको इस तरह कहानियां सुनाता फिरे, हमने जो अपनी चीज़ पढ़ ली है, जो हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी की चीज़ें बाहर हैं, उनसे जितना मर्जी फ़ायदा हो गया, जो मर्जी हो गया, दुनिया बदल गई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मार्स पे पहुंच गई है, कुछ भी हो गया, हमने कहना है कि भाई नहीं, फर्म को उसने बाउंड नहीं किया, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं था, उससे कंपनसेशन बाकी पार्टनर्स ले सकते हैं। विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो ऑफ द फर्म, सच ट्रांसफर इज नॉट वैलिड। अ पार्टनर डज नॉट हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। कोई भी पार्टनर, उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके फर्म की, तो इसी वजह से ये वैलिड एग्रीमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बेची गई, ठीक है। इस तरह से वो सिनेरियो बनाएगा यहाँ से। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज़, कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं, ये चीज़ें आपको रट्टा लगा होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी की रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। वही बात, ये हम बात पहले कर आए हैं कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है।
उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी है हर पार्टनर की, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लें, मिस्टर सी जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं करेंगे, मिस्टर सी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं करेंगे। तो अब मिस्टर सी पे जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी थी मिस्टर सी के पास बाइंग एंड सेलिंग गुड की, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्होंने मिस्टर सी पे उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी यूज करने पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, वो अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसका फायदा तब होगा जब थर्ड पार्टी को पता हो। अगर थर्ड पार्टी के पास वो जाता है सामान खरीद रहे हैं, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि पार्टनर ने इसके इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो थर्ड पार्टी तो यही सोचेगी ना कि हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सके, तो इसके पास भी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, तो मैं इसको चीज़ें बेच देता हूँ। तो जब वो थर्ड पार्टी चीज़ें बेच देती है तो पूरी की पूरी फर्म को वो चीज़ें के हवाले से जितनी पेमेंट है वो पूरी की पूरी फर्म को ड्यू हो जाती है, पूरी फर्म लायबल हो जाती है, पूरी फर्म से बाइंड हो जाती है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक थर्ड पार्टी से है। जो पीछे हमने रेस्ट्रिक्शंस देखी आर्बिट्रेशन वाली, बैंक अकाउंट वाली, उसका ताल्लुक थर्ड पार्टी से नहीं है। थर्ड पार्टी को पता हो चाहे ना पता हो, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ये लॉ ने कह दिया है। लेकिन अब जो एग्रीमेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनका ताल्लुक थर्ड पार्टी से। अगर थर्ड पार्टी को पता होगा तो फिर फर्म बाइंड नहीं होगी, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता तो फर्म बाइंड हो जाएगी, तो फर्म बाइंड हो जाएगी। और अब ये बाकी मैटर उनका इंटरनल मैटर है कि भाई आपको रोका हुआ था, आपने किसी भी किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं बेचनी खरीदनी थी, आपने क्यों बेची, आप जुर्माना दो, ये पार्टनर्स का इंटरनल मैटर है। लेकिन थर्ड पार्टी के हवाले से पूरी की पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी। द पार्टनर्स इन अ फर्म may by contract between partners restrict the implied authority of any partner. Such restrictions shall be effective only if third party knows the restrictions or does not know or believe that partner to be a partner. इसका जो इस restrictions हैं इनका ताल्लुक सीधा थर्ड पार्टी से है कि थर्ड पार्टी के नॉलेज में है ये बात कि नहीं है। The partnership deed of a trading firm placed a restriction on the authority of the partners to sell the goods. एक पार्टनरशिप डीड के जरिए पार्टनर्स ने अपने जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा ली अपने ऊपर कि ये गुड्स सेल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ द पार्टनर्स सेल्स द गुड, लेकिन एक पार्टनर ने गुड्स सेल कर दी। इफ द थर्ड पार्टी डिड नॉट नाउ ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, अगर थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन का नहीं पता, थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि इन्होंने अपनी सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, डिड नॉट नो ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, द फर्म इज लाइबल, तो फर्म क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी। फर्म पार्टी जो थर्ड पार्टी है उसको कोई ख्वाब नहीं आना कि भाई इन्होंने अपने आपस में एक एग्रीमेंट किया है जिसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। थर्ड पार्टी यही जानती है कि हर पार्टनर के पास दुनिया में जितनी फर्म्स हैं उनमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास फर्म के बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग की इजाज़त होती है जो फर्म के हवाले से गुड्स बाय एंड सेल कर रहे हों। एंड इफ़ द थर्ड पार्टी नो ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन का पता है और वो फिर भी बेच देती है तो फिर सिर्फ जो है वो वही पार्टनर लायबल होगा जिसने वो चीज़ें खरीदी हैं, पूरी फर्म लायबल नहीं होगी। तो यही सिंपल सा केस है। अब नेक्स्ट पार्ट की जो हम बात करते हैं वो है एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। The partners in a firm by contract between partners restrict the implied authority of any partner when a partner exceeds in authority that is outside his actual authority. The other partners may ratify such unauthorized act. अब क्या बात है यहाँ पे, वो क्या बात कर रहा है देखें। अब पार्टनर्स ने इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी हैं, तीन पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कहा कि आपकी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड, उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गुड्स खरीद नहीं सकते। मिस्टर सी ने क्या किया, जाके गुड्स खरीद के आ गया, गुड्स खरीद के आ गया, हालांकि उसके पास गुड्स खरीदने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं थी। अब तो फर्म बाइंड हुई नहीं हुई, थर्ड पार्टी को पता था नहीं पता था अलग बात है। अब इंटरनल अफेयर की बात कर रहा हूँ।
तीनों पार्टनर्स की आपस में बात, जैसे ही वो गुड्स खरीद के आएगा तो बाकी दोनों पार्टनर्स कहेंगे कि भाई आपको तो मना किया था कि फर्म के बिहाफ पे गुड्स नहीं खरीदनी, आपने क्यों खरीदी। अब पार्टनर्स, जो बाकी दो पार्टनर्स हैं, उनके पास दो रास्ते हैं, या तो उससे जुर्माना लें कि भाई तुझे मना किया था, तुमने खरीद ली है, अब जुर्माना अदा करो, कंपनसेशन करो, ये जो गुड्स खरीदी हैं तुम्हारी हैं, तुमने उस बंदे को पैसे पे करने हैं, हमने कोई नहीं करने पे। कुछ भी करें, ये जितने पैसे की गुड्स हैं ये सारे पैसे तुम दोगे हम दोनों को। कोई भी वो मामला करें, एक तो उनके पास ये ऑप्शन है कि किसी भी तरह से उससे कंपनसेशन ले लें, ये जो भी खर्चा हुआ है ये सारा उसके खाते में डाल दें, इस तरह से कंपनसेशन ले लें। दूसरा रास्ता क्या है, उसको मुआफ़ कर दें, उसे कहें चलो हमारी फर्म को ना गुड्स की ज़रूरत भी थी, तुम ले आए हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी तो नहीं थी लेकिन तुम ले आए हो, चलो क्या याद करोगे, तुम हमारे पुराने दोस्त हो, चलो तुम्हें छोड़ दिया या तुझे माफ़ किया, तो उसको मुआफ़ कर दें। इसे हम रेटिफिकेशन कहते हैं कि कोई जो है वो पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से बढ़ गया था, एक्सीड कर गया था, उसने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया, लेकिन फिर भी बाकी पार्टनर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उसको मुआफ़ कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं, साजिद, माजिद एंड वाजिद आर पार्टनर्स इन अ फर्म. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell the goods of the firm above the value of rupees 50,000 without the consent of other partners. उन्होंने क्या जो है वो काम किया, उन्होंने कहा कि हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड की इम्प्लाइड अथॉरिटी हर पार्टनर के पास होती है। उन्होंने कहा कि ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड की, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 50,000 तक। कोई भी पार्टनर 50,000 से ऊपर का सामान खरीदेगा, बेचेगा नहीं, सब पार्टनर्स की मर्जी के बगैर। कोई भी अकेला पार्टनर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि अगर कोई ऐसा सामान जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो खरीद या बेच लें। साजिद सोल्ड गुड्स वर्थ 70,000 ऑन क्रेडिट विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स। अब साजिद ने क्या किया, उस इम्प्लाइड अथॉरिटी से एक्सीड कर गया, उसकी हद मुकर्रर थी 50,000, वो 50,000 से एक्सीड कर गया, 70,000 पे चला गया और उसने बाकी पार्टनर से कंसल्ट भी नहीं किया। द कस्टमर डिफॉल्टेड, कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। साजिद हैज़ टू कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस कॉज ड्यू टू हिम एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। अब उसकी अथॉरिटी के बढ़ने की वजह से फर्म को जो नुकसान हुआ, ये 50,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, तो ये अकेला साजिद पार्टनर बेयर करेगा। However, Majid and Wajid may ratify his act in the case that firm shall bear the loss. लेकिन माजिद और वाजिद कहेंगे कि भाई साजिद आप हमारे सबसे छोटे भाई हो, हम तीनों भाइयों की के जो है वो फर्म थी, चलो आपसे गलती हो गई लेकिन आप इस गलती से कुछ सबक सीखा है, हमें नज़र आ रहा है, हम आपको ये लॉस माफ़ करते हैं, पूरी की पूरी फर्म मिलके इस लॉस को बेयर कर लेगी, 70,000 की रकम है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो दो ऑप्शन है, चाहे वो उस लॉस को उस बंदे को डाल दें जिसने वो गलती की है, जो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, या फिर उसको मुआफ़ कर दें। सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम अपना ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, यार ये तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, इसको हम अब ऑफिशियली तौर पर पढ़ते हैं। एमरजेंसी के केस में पार्टनर की क्या अथॉरिटी है? पार्टनर की एमरजेंसी के केस में अथॉरिटी उसे हासिल है कि वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है। क्या मतलब है? लेकिन ऐसा एक्सीड कि कोई भी जो आम जहनीत का मालिक है, कोई कॉमन सेंस वाला बंदा, कोई लॉजिकल काम कोई भी करेगा उस सिचुएशन में, वो काम करता है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इम्प्लाइड अथॉरिटी, जिस तरह पिछली एग्जांपल की हम बात कर लें साजिद माजिद वाली, उसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी है 50,000 रुपीज़ की, कि कोई भी जो पार्टनर है वो 50,000 से ज़्यादा का माल खरीदेगा, बेचेगा नहीं। अब क्या होता है कि एक एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, मार्केट सारी क्रैश कर जाती है। अब अगर सामान ना बेचा गया तो अगले दिन सामान बेचा गया तो उनको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिससे फर्म रिकवरी नहीं कर सकेगी। एमरजेंसी की अब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अब अकेला पार्टनर बैठा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबको जाके कंसल्ट करे और फिर कोई मशवरा करे। वो सारा का सारा सामान 1 लाख रुपए का बेच देता है, 50,000 से ऊपर का बेचने की उसके पास
जो है वो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए का बेच देता है एमरजेंसी की वजह से, तो ये स्टेप उसका वैलिड कंसीडर किया जाएगा। एमरजेंसी की केस में बिल्कुल वो जो है इस तरह की ट्रांजैक्शन कर सकता है और ये ट्रांजैक्शन पूरी फर्म पे बाइंडिंग होगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन इस नौयत की होनी चाहिए कि कोई भी समझदार बंदा, कोई आम फहम बंदा जो उस सिचुएशन में करता वही उसने किया है। उसकी पार्टनर की जगह कोई भी होता, वो फर्म को बड़े नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पे अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर जाता ताकि फर्म जो है वो कोलैप्स ना करे। तो इस तरह का अगर कोई काम एमरजेंसी के केस में करता है तो वो काम बिल्कुल वैलिड होगा। अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी केयर in his own case acting under the similar circumstances। तो अगर इसी तरह के सर्कमस्टांसेस उसकी पर्सनल जिंदगी में बनते तो जिस तरीके के वो फैसले करता उसी तरह का फैसला उसने फर्म को बचाने के लिए किया, और ये फैसला करने के लिए वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड भी कर गया तो कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। वाजिद, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन अ फर्म। By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000। बिल्कुल पिछली एग्जांपल वाला केस है कि कोई भी पार्टनर 50,000 के ऊपर एक्सीड नहीं करेगा, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। Owing to a sudden slump in market, द प्राइसेस क्रैश, मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। यासिर इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस सोल्ड ऑल स्टॉक वर्थ ₹5 million विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर पार्टनर। सच एक्ट वुड बी बाइंड द फर्म। तो उसने लॉस से बचाने के लिए 50 लाख का सामान फर्म का बेच दिया, तो ये एक्ट जो है ये फर्म पे बाइंडिंग होगा। उसने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए फर्म को नुकसान से बचा लिया। लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, 1.5 लाइन है तकरीबन। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी का जरिया क्या होगा? एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी का जरिया ये होगा, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एंड एक्ट डन ऑन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन or executed in the firm name or in the manner implying an intention to bind the firm। कि जो फर्म की अथॉरिटी में काम किया गया है वो इस तरह का काम होना चाहिए कि वो फर्म के नाम पे किया गया हो और उसकी इंटेंशन ये हो कि हम फर्म को बाइंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सनल काम, कोई भी इस तरह का काम कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स कपड़े का उन्होंने पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। अब कोई भी पार्टनर चीनी खरीदता है, बेचता है और उसमें कोई फ्रॉड कर लेता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी फर्म जो है वो बाइंड हो गई। उनका बिजनेस ही नहीं था चीनी खरीदने का, बेचने का। वो उसने इंटेंशन फर्म को बाइंड करने के लिए फर्म के नाम पे नहीं काम करना चाहिए। उसका बिजनेस ही कपड़ा खरीदने और बेचने का था, तो उससे फर्म पूरी की पूरी बाइंड नहीं हो रही है। वो अकेला ज़रूर बाइंड हो रहा होगा अनलेस कि उसने फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया, कपड़ा खरीदने और बेचने का ही काम किया, और उसकी इंटेंशन थी कि मैं फर्म को बाइंड कर रहा हूँ, फर्म के लिए कपड़ा ले रहा हूँ और फर्म के नाम पे काम कर रहा था कि फलां मेरी फर्म है, फर्म का पार्टनर हूँ, उस फर्म के बिहाफ पे मैं कपड़ा ले रहा हूँ। देन हम इससे कह सकते थे कि ये उसने अपने अथॉरिटी में रहते हुए काम किया जिसने फर्म को बाइंड कर दिया। अगर उसकी इंटेंशन ही फर्म को बाइंड करने की नहीं है, वो फर्म के नाम पे ही नहीं काम कर रहा, वो कोई और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का जो काम कर रहा है, तब फर्म बाइंडिंग कंसीडर नहीं होगी। तो ये था मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। यहाँ तक आप सिर्फ कंसेप्ट्स को देख लें, हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। याद अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ 5-7 मिनट लगा के पीछे जो हमने राइट्स, ये जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं अथॉरिटी वाले, इनके कंसेप्ट्स रिवाइज कर ले कि इसका मतलब ये है, अच्छा मुझे समझ आ गई, इसका मतलब ये है, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो हैं, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑटम 2009 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्या कि भाई इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ बता दो, इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ बता दो 4 मार्क्स की। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ सारी की सारी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम 2018 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया और आपके आई कैप स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है? तकी, साकिब एंड अब्रार आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म।
By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of 20,000 without the consent of partners. तकी, साकिब और अबरार 3 पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग फर्म में उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, तिजारत वो करते हैं। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टनर जो है वो 20,000 से ऊपर का सामान खरीदेगा, बेचेगा नहीं। उन्होंने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 20,000 तक, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बगैर किसी दूसरे पार्टनर्स की इजाज़त से। वो बगैर दूसरे पार्टनर की इजाज़त के 20,000 से ऊपर का माल खरीद बेच नहीं सकते। इग्नोरेंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, Wajid sold goods worth 45,000 to Saqib, who did not consult with other partners. वाजिद जो है, मिस्टर वाजिद, वो चूंकि एक थर्ड पार्टी हैं, उन्होंने साजिद को कुछ सामान बेचा, उसे नहीं पता था कि फर्म में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन वेदर द फर्म एंड इट्स पार्टनर आर लायबल टू वाजिद अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। तो बिल्कुल जो पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल लायबल होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी को इसका नॉलेज नहीं था। ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है इसको एक्सीड किया, थर्ड पार्टी को इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था कि उन्होंने इस किस्म का कोई एग्रीमेंट किया हुआ है जिसकी वजह से फर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी। यही बात हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं। एनी एक्ट डन बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म अनलेस पर्सन विद whom he is dealing known above the restriction, knows about the restriction। अगर रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता थर्ड पर्सन को, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी से अगर कोई पार्टनर एक्सीड भी करता है वो पूरी फर्म को बाइंड कर देगा। यही उसने प्रोविजन बता दिया है। उसके बाद उसने सिनेरियो को एक्सप्लेन करके अपना डिसीजन बता दिया कि बिल्कुल जो जो पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल बाउंड होंगे इस ट्रांजैक्शन की बेस पे। तो देखें, जो चीज़ हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे। उस जो सिनेरियो को वही चीज़ें वो पूछेगा, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए स्प्रिंग 2019 में पूछा गया था। आपकी आईकैप स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 है। साहिर एंड सारिम आर लॉयर्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप नेमली एसएस एसोसिएट्स। देखें, अब जब कोई सिनेरियो आपके पास बड़ा सिनेरियो हो ना, तो जब आप पढ़ रहे हो तो हर लाइन को ट्रांसलेट करके ना अपने जहन नशी बनाते रहा करें कि साहिर और सारिम जो हैं वो लॉयर हैं। तो लॉयर किस तरह का काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो भी लॉ के मामलात हैं उनको डील करते हैं, तो वो उनकी पार्टनरशिप एक बनी हुई है फर्म। नूरीन अप्रोच्ड एसएस एसोसिएट्स फॉर अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस के लिए नूरीन ने अप्रोच किया। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस, तनाज़े का केस, प्रॉपर्टी तनाज़े का केस लॉयर्स के अंडर ही आता है। तो लॉयर्स इस तरह के केस डील कर रहे होते हैं, ये तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। However, after seeing Sarim's capabilities, Noreen gave 250,000 to Sarim for investment in stocks and bonds at his discretion on her behalf. अब उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के लिए 2.5 लाख रुपया दे दिया। लॉयर्स का इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। लॉयर्स का काम क्या है, लॉ के डिस्प्यूट्स वगैरह इस तरह की डीलिंग्स करना, लॉ के मामलात के साथ डीलिंग करना। इन्वेस्टमेंट करना लॉ का काम नहीं है। Sarim hid the said fact from the Sahil and used the money to meet his personal needs. उसने क्या किया, 2.5 लाख रुपए पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर लिए और नूरीन ने केस कर दिया फर्म पे, पूरी की पूरी फर्म पे। क्या नूरीन फर्म पे केस कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी से बाहर है, ये फर्म का काम ही नहीं है। जो फर्म का काम ही नहीं है वो फर्म के बिहाफ पे उससे किस तरह से वो डील कर सकती है थर्ड पार्टी। तो वो उस अकेले बंदे को, उस सारिम को तो ज़रूर सू कर सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती। यही बात हम पूरे लेक्चर में यही 2-3 बातें डिस्कस करते आ रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आईकैप स्टडी टेक्स्ट में जो है वो अपने आईकैप के पास पेपर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 है। स्प्रिंग 2019 में ही 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फैजान एंड मेहरान आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म and have decided that no partner shall have the right to buy or sell the goods। यार ये तो जो हम अभी तक एग्जाम्पल्स डील करते आ रहे हैं बिल्कुल वही केस है। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करें, ट्राई करें। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करके उसके बाद इसका आंसर देखें।
इसका जो आंसर बिल्कुल उसी तरह से हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो हमने पीछे 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, बिल्कुल वही इसका आंसर है कि फैज़ान जो है उसने कंसल्ट करने के बगैर बहरान से पेरिशेबल स्टॉक्स जिनकी कीमत 9.5 लाख थी वो बेच दिए इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द फर्म्स लॉस, फर्म के लॉस को बचाने के लिए। तो ये जो है ये एक एमरजेंसी सिचुएशन कंसीडर की जाएगी। हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। फैज़ान एंड मेहरान आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म and have decided that no partner shall have the right to buy or sell goods beyond the limit of 100,000 without consent of all partners। उन्होंने implied authority पे restriction लगा ली कि 1 लाख से ऊपर का सामान खरीदना बेचना नहीं है किसी ने। Due to a sudden crisis in the market, price of product started falling sharply। तो जो मार्केट है वो क्रैश कर गई और जो कीमतें हैं वो तेज़ी से कम हो रही हैं। फैज़ान यानी कि एक एमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। फैज़ान विदाउट कंसल्टिंग मेहरान सोल्ड आर पेरिशेबल स्टॉक्स वर्थ 950,000 रुपीज़। उसने 100,000 के ऊपर से नहीं बेचना था, लेकिन 950,000 का उसने बेच दिया फर्म को नुकसान से बचाने के लिए एमरजेंसी के केस में। तो बिल्कुल ये फर्म को बाइंड कर रहा है, क्योंकि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं एमरजेंसी के केस में फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई भी समझदार बंदा जो स्टेप लेगा, वो स्टेप अगर कोई लेता है तो वो फर्म को बाइंड कर देता है। अकेला फैज़ान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये स्टेप उसका फर्म को बाइंड कर रहा है। ये सिंपल सा केस था। इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रिंग 2020 में आया था, यानी कि अभी रिसेंटली आया है 2 मार्क्स के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट डाउन एनी 4 रेस्ट्रिक्शंस imposed on the implied authority। वो आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज और विड्रॉल ऑफ सूट और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह वाली जो रेस्ट्रिक्शन है उनमें से 4 लिख दो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था वो भी आप लोगों ने याद करनी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मोस्टली केस स्टडीज़ भी आपने देख ली किस तरह की पास पेपर में आ रही होती हैं, और जो क्रैमिंग के पूछ रहा होता है वो भी इन 2 पॉइंट्स में से ही पूछ रहा होता है। तो इनको आपने अच्छी तरह घर जाके याद कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।